मैकेनिक्स का एक पार्ट है। यहाँ पर हम मोशन की बात करते हैं और सड़क है, रोड है और हमने उस पर एक क्रॉस लगा दिया, एक निशान बना दिया और यहाँ महादेव बच्चों, आज के दिन हम फिजिक्स में एक नए टॉपिक की, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उसे हमने कहा काइनेमेटिक्स। तो हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। बेसिकली ये जो काइनेमेटिक्स है ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है। यहाँ पर हम मोशन की बात करते हैं और इस चीज़ की चर्चा नहीं करते हैं कि विच फैक्टर काजेज मोशन, किन वजहों से मोशन पैदा हुआ, हम इसी चर्चा नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये चर्चा करते हैं कि अगर मोशन है तो हम उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी, उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो पाथ है, चलने का रास्ता है, वो कैसा होगा। मीन्स वी आर नॉट डीलिंग विद द काजेज ऑफ मोशन, ओनली वी आर डिस्क्राइबिंग द मोशन। हम सिर्फ मोशन का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, मोशन किन कारणों से पैदा होता है उसकी बात नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में, जो कि एक लंबी सीरीज चलेगी, ये सारी बातें हम करेंगे। खास बात क्या है, इस काइनेमेटिक्स वर्ड की जो ओरिजिन है, जो शुरुआत है, जहाँ से ये शब्द पैदा हुआ है, ये लैटिन वर्ड है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मोशन और वहीं से शब्द आया है और हमने कहा ये हो गया काइनेमेटिक्स। तो बस एक शुरुआत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने टर्म इस काइनेमेटिक्स में आएंगे सबकी क्लियर कट मीनिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अगर कोई डाउट है तो नीचे बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो, हम उसको दोबारा क्लियर करेंगे, लेकिन चीज़ें बेटा आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं टर्म ले रहा हूँ मोशन, कि मोशन की मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन क्या है? तो एक प्रिसाइज वे में डिफाइन करने के पहले चलो एक लोकल एग्जांपल लेते हैं और बात को समझते हैं। जैसे मान लो ये सड़क है, रोड है और हमने उस पर एक क्रॉस लगा दिया, एक निशान बना दिया और यहाँ जो ए है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ए डॉग फ्रॉम दिस क्रॉस। ये निशान है और यहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। हमने क्या किया कि यूं ज्वाइन कर दिया और मान लो ये हो गया 10 मीटर। तो हम कहेंगे कि डॉग का की जो पोजीशन है इस रेफरेंस पॉइंट से, इस क्रॉस से 10 मीटर है। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो जिस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट माना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने निशान लगा दिया, क्रॉस लगा दिया सड़क पर, यहाँ पर डॉग है तो हमने ज्वाइन किया। ये जो गैप है ये इसके पोजीशन को बता रहा है और अगर जस्ट वेक्टर की तरफ माने तो इसके पोजीशन वेक्टर को ही बता रहा है, जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ हो गई। और पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो गई 10 मीटर, डायरेक्शन हो गई मान लो फॉर एग्जांपल ईस्ट वगैरह वगैरह। तो डॉग की पोजीशन किसी मोमेंट पर शुरू को बोलते हैं t बराबर 0। टाइम के रेफरेंस में जब टाइम पहली बार मेजर करते हैं तो उस मोमेंट को बोलते हैं t इक्वल्स 0। तो t इक्वल्स 0 पर डॉग की पोजीशन इस क्रॉस से कितनी थी? 10 मीटर थी। टाइम बीतने के साथ साथ डॉग यहाँ पहुँच जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, 12 मीटर हो जाती है। डॉग यहाँ पहुँच जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, ये 17 मीटर हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि इन टाइम पोजीशन ऑफ डॉग इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस गिवन क्रॉस, सो वी कैन से दैट डॉग इज इन मोशन, डॉग इज इन मोशन। तो मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन टाइम, समय के साथ साथ जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। हम चाहें तो इसको दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेकर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम इसको यूं भी कह सकते थे कि दिस इज रेफरेंस पॉइंट। देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा ये हम पर डिपेंड करता है, कैसा एज्यूम करेंगे हम पर डिपेंड करता है। तो डिलिबरेटली हमने एक प्लेन में दो एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
इसे ओरिजिन माना, इसको रेफरेंस पॉइंट माना। हम जेड एक्सिस ले सकते थे, इसे रेफरेंस पॉइंट मान सकते थे। तो डॉग थोड़ा एयर में होता या नहीं भी होता तो भी बात चलती। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना, रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अस, हम पर डिपेंड करता है। तो मान लो कि डॉग यहाँ था, ये पोजीशन थी 10 मीटर, या रेफरेंस पॉइंट से डॉग का पोजीशन वेक्टर हो गया 10 मीटर। किसी मोमेंट पर डॉग मान लो यहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँचा, डॉग के चलने की ट्रेजेक्ट्री क्या है, रास्ता क्या है, अभी मैं समझ नहीं जा रहा हूँ। तो डॉग यहाँ पहुँच गया, पोजीशन वेक्टर हो गया 7 मीटर। डॉग यहाँ पहुँच गया, पोजीशन वेक्टर हो गया 17 मीटर। तो चाहे वो एक लोकल एग्जांपल है जो डॉग वालों ने लिया, जहाँ पर क्रॉस लगाया, या थोड़ा प्रिसाइज वे में कोऑर्डिनेट एक्सिस लेकर ओरिजिन लिया और इसे रेफरेंस पॉइंट माना, बात एक ही है। हम क्या देख रहे हैं, इन ऑल द एग्जांपल्स वी आर ऑब्जर्विंग दैट in time position of dog is changing with respect to this point, so we say that dog is in motion with respect to O. तो अगर हमें मोशन को डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं कि मोशन क्या है, तो मोशन, और बड़े सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position, when an object changes its position in time with respect to WRT, with respect to a given point, the object is called in motion. तो ये डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये बार बार मोशन को जो मैं डिफाइन कर रहा हूं तो 3 बातें मैं ले रहा हूं कि एक तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, गिवन पॉइंट मीन्स कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, तब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। और रेस्ट में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं है, कि जब टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में न चेंज हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो सिंपली रेस्ट और मोशन को हमने एक ही तरीके से डिफाइन किया और ये कहा, और मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई गिवन पॉइंट होना चाहिए, कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में इन टाइम अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, अदरवाइज वो रेस्ट में होगा। ये रेफरेंस पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए बेटा एक एग्जांपल लो। मान लो दिस इज रेलवे प्लेटफॉर्म, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, और दिस इज यू, आप ये हो, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, आपको फादर को सी ऑफ करना है छोटे भाई के साथ साथ। तो मान लो ये ट्रेन है, चलो ये ट्रेन है, ट्रेन के भीतर ये फादर बैठ गए हैं और ये दिस इज योर यंगर ब्रदर, ये छोटा भाई है, दिस इज यू, दिस इज योर फादर एंड दिस इज योर यंगर ब्रदर। ओके, नाउ ट्रेन हैज स्टार्टेड टू मूव, सपोज विथ स्पीड v, ट्रेन चलना शुरू कर दी, ट्रेन यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ से पहुंच गई। अब मैं ये पूछूं कि फादर की कंडीशन क्या है, फादर को हम रेस्ट में मानेंगे या फादर को मोशन में मानेंगे, क्योंकि छोटा बेटा तो फादर को चलते देख ही नहीं रहा है और बड़ा बेटा फादर को चलते देख रहा है। तो अगर कोई पूछे कि अल्टीमेटली एक आंसर बताओ कि फादर रेस्ट में है या फादर मोशन में है, तो मैं समझता हूँ कि वो आंसर मिल नहीं सकता है। फादर रेस्ट में भी है, फादर मोशन में भी है। अगर रेफरेंस पॉइंट एंगर सन है, छोटा वाला बेटा है, तो फादर क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में फादर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और अगर रेफरेंस पॉइंट एल्डर सन लिया जाए, बड़ा बेटा लिया जाए,
तो इसके रिस्पेक्ट में फादर की पोजीशन चेंज हो रही है, बिकॉज ट्रेन इज मूविंग। ट्रेन यहाँ है तो पोजीशन ये है, ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, पोजीशन ऐसे हो जाएगी। तो इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द elder son, position of the father is changing. So if we are taking reference point as the elder son, father is in motion. But if we are taking reference point as the younger son, father is at rest, because with respect to the younger son, position of the father is not changing in time or with time. तो यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा रेस्ट and motion are relative concepts. They are meaningful. They are meaningful in a given reference. There is no absolute rest or motion. There is no absolute rest or मोशन। ये तो मैंने बस लिखने के लिख दिया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि रेस्ट और मोशन ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मीन्स क्या हुआ, जैसे मान लो ये चौक है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर इंडिया में, तो अमेरिका में भी इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ब्रिटेन में भी इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, कहीं भी इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो टाइम के साथ साथ, स्पेस के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सबके लिए एक ही है। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो हम पर डिपेंड नहीं कर रही है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है। कोई भी मेजर करेगा तो इसकी लेंथ को सेम पाएगा। सो दिस लेंथ ऑफ चाक इज हैज ए एब्सोल्यूट वैल्यू, हैज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसी बात रेस्ट या मोशन के साथ नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता है, एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। आसान से भाषा में, कोई ऑब्जेक्ट सबके लिए रेस्ट में हो, कोई ऑब्जेक्ट सबके लिए मोशन में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, रेफरेंस पॉइंट पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर के रिस्पेक्ट में सारे बच्चे क्या हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई मून से हमें देखे, चंद्रमा से हमें देखे, तो पूरी अर्थ को रोटेट करते देखेगा, तो मून के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मून के रिस्पेक्ट में ऑल ऑफ अस आर इन मोशन। या जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, छोटे बेटे के रिस्पेक्ट में फादर रेस्ट में है, अगर छोटा बेटा रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि टाइम के साथ साथ छोटे बेटे के रिस्पेक्ट में फादर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और अगर रेफरेंस पॉइंट बड़ा बेटा हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में फादर की पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंसेप्ट्स, दे हैव नो देयर एब्सोल्यूट मीनिंग। The concept of rest or motion will only depend upon the reference point, the given point about which we are measuring position of an object in time. तो ये बात हो गई रेस्ट या मोशन की। चलो अब हम एक टर्म लेते हैं, डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस को लिख दूं तब मैं समझाऊंगा। डिस्टेंस length of path, length of path traveled, length of path traveled by an object is called distance. Length of path traveled by an object is called distance. इसकी मीनिंग क्या है? जैसे मान लो ये V मीन्स वाराणसी है जहां मैं रहता हूं, और ये D मीन्स दिल्ली है जो हमारे कंट्री की कैपिटल है।
एक आदमी वाराणसी से दिल्ली जाता है, इसे पता है कि ये डिस्टेंस है 700 किलोमीटर। तो इस गैप को, वाराणसी टू दिल्ली जो स्पेस है, इसको हमने लेंथ ऑफ पाथ कहा। जब कोई चलकर इसे कंप्लीट करेगा तो ये डिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। बिना चले कोई भी स्पेस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ है, एंड व्हेन इट इज विजिटेड बाय ए मूविंग बॉडी, इन दैट केस दैट लेंथ ऑफ पाथ कन्वर्ट्स इनटू डिस्टेंस फॉर दैट बॉडी। मान लो दो दोस्त हैं, ए और बी। ए हमेशा वाराणसी से दिल्ली जाता है ट्रेन से, बी कभी नहीं गया है। ए ने बी को बताया कि वाराणसी से दिल्ली के डिस्टेंस है, या जो गैप है, ये 700 किलोमीटर है। अब दो बातें हैं, ए वाकई चलता है, उसे पता है कि दिल्ली से वाराणसी 700 किलोमीटर है। बी हैव नेवर विजिटेड टू दिल्ली, बी कभी वाराणसी से दिल्ली गया ही नहीं, बस उसे ये पता है कि ए ने बताया है कि वाराणसी से दिल्ली है 700 किलोमीटर। अब प्रश्न ये है कि डिस्टेंस का कंसेप्ट किसके लिए हम अप्लीकेबल मानेंगे। तो ये डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ए हमेशा वाराणसी से दिल्ली गया है, ये गैप है 700 किलोमीटर, ये लेंथ ऑफ पाथ है 700 किलोमीटर। ए ने इसको कंप्लीट किया है बाय ट्रेन और बाय एनी वे, सो 700 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस फॉर ए। बी हैव ओनली इंफॉर्मेशन, only a data that distance of Varanasi to Delhi is 700 kilometer. He has never gone to Delhi from Varanasi. वो बी कभी गया ही नहीं वाराणसी से दिल्ली, सिर्फ उसे एक आंकड़ा पता है कि यहाँ से दूरी है 700 किलोमीटर। तो बी के लिए 700 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं होगा, ओनली लेंथ ऑफ पाथ होगा, बिकॉज बी हैज नॉट विजिटेड दिस गैप। तो ये दिमाग में बात होनी चाहिए कि डिस्टेंस और लेंथ ऑफ पाथ एक ही नहीं है। जब लेंथ ऑफ पाथ को कवर अप किया जाएगा तो डिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, और जो कवर अप करेगा सिर्फ उसके लिए वो डिस्टेंस कहलाएगा। जो चलेगा ही नहीं उसके लिए हम इसको डिस्टेंस नहीं कहेंगे। उसका एक रीजन है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पीड बताओ, तो ए का पता है कि वो यहाँ से जाने में 10 घंटा लेता है, तो स्पीड निकालने के लिए जैसा छोटी क्लास में पढ़े हो, इस 10 घंटा से डिवाइड कर देंगे। बी चला ही नहीं है तो किस टाइम से डिवाइड करोगे। तो यहाँ से भी बात पता चली कि कोई भी गैप, कोई भी स्पेस, कोई भी लेंथ ऑफ पाथ, ओनली लेंथ ऑफ पाथ है, वो तभी दूरी में बदलेगा जब कोई चल करके वहाँ उसको कवर अप करेगा, और उसी के लिए दूरी कहलाएगा। जो नहीं गया है उसके लिए डिस्टेंस वो नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात ऐसे करेंगे कि पहले मैं जरा इसके बारे में 2 लाइन लिख दूं ताकि दिमाग में आइडिया रहे कि मुझे कहना क्या है। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, द मिनिमम length of path, the minimum length of path between initial and final position, between initial and final position of an object is called magnitude, of the displacement. It is called magnitude of the displacement. एक लाइन और, it is
it is a vector quantity, vector quantity directed from initial to final position of the ऑब्जेक्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे लिख लो, तब मैं इसकी मीनिंग समझा रहा हूँ। द मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। होपफुली आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लो, मुझे मिटाना भी है। ओके, अब जरा मीनिंग समझो डिस्प्लेसमेंट की। मैं चलो पुराना एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक आदमी ए से बी जाता है, ये मान लो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। यह जो लेंथ ऑफ पाथ है ये हो गया 100 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी हो गया 100 मीटर। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनके बीच का जो मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ होगा, तो मिनिमम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से शो किया जाएगा। तो ए बी के बीच का ये मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कहलाएगा। मान लो ये चलाया 80 मीटर, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। इनिशियल से फाइनल की ओर एक एरो लगा दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहलाएगा। तो दोनों बातें मिलकर तब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। वी आर स्टेटिंग बोथ द फैक्ट्स टुगेदर, इन दैट केस वी आर डिफाइनिंग डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से जरा देखो, एक आदमी ए से बी गया, रियल पाथ ऐसे है, ये 100 मीटर है, ये बिल्कुल डिस्टेंस हो गया। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इसको हमने एक स्ट्रेट वे से ज्वाइन किया। हम ए और बी के बीच का मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ ले रहे हैं। इस पर चलना मस्ट नहीं है, चल भी सकता नहीं चल सकता है। इस मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ को हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा और कहा कि इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगी। तो ये दोनों बातें तब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगी। ऐसा हो सकता था कि आदमी यूं ही चलता, स्ट्रेट वे में चलता, और ये मान लो 100 मीटर होता, तो बिल्कुल इस रास्ते पर चला है, तो डिस्टेंस हो गई 100 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं, बल्कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 100 मीटर और डायरेक्शन हो गई ए टू बी। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को हम एक साथ स्टेट करेंगे, तब वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कहना ठीक नहीं होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, नहीं, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के बराबर है। उसकी एक वजह बेटा कि देखो, बाय नेचर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो बाय नेचर ये दोनों डिफरेंट है। तो दोनों को हम बाय नेचर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेरिजन किसी एक खास प्रॉपर्टी में होगा, जैसे मैग्नीट्यूड में होगा। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया, ये वाला लिया था कि ये 100 है, ये 100 है, ये 80 है, तो हम हार्डली कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम है। ये कहना गलत होगा कि डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस से कम है। यहाँ क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर है, न कि ये कहना सही होगा कि डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के बराबर है। तो बाय नेचर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर के हैं। एक वेक्टर है, एक स्केलर है। इनमें बाय नेचर रिलेशन ढूंढना गलत बात होगी। ये रिलेशन हार्डली किसी और प्रॉपर्टी में, जैसे मैंने बताया
कि मैग्नीट्यूड में हो सकता है। एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो एक स्टोन का वजन है 40 किलो और एक बच्चे का वजन है 40 किलो, तो क्या बच्चा स्टोन हो गया? नो, एक एनिमेट है, एक इनएनिमेट है, एक जिंदा है, एक मरा हुआ है, तो दोनों का कंपैरिजन बाय नेचर नहीं हो सकता है। कंपैरिजन विल हैपन ओनली इन वेट। हम कह सकते हैं कि बाय वेट बोथ आर इक्वल, बट ये कहना कि बच्चा ही पत्थर हो गया, गलत बात है। हाँ, बच्चे का वजन पत्थर के वजन के बराबर है, ये कहना सही है। जस्ट वैसे ही मैं 100 बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि वी कांट कंपेयर डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस because both are of different nature. Displacement is vector, distance is scalar. So comparison will not happen in their nature. Comparison will happen in their magnitude only. Just I have taken the examples. तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, इस बात को समझाने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूं, तब हम बात को और आगे बढ़ाएंगे। मान लो these are coordinate axis, this is x axis and this is y axis. इनिशियली एक ऑब्जेक्ट O पर था और वो स्ट्रेट वे में A पर पहुंचा, फिर उल्टा चला स्ट्रेट वे में और B पर पहुंचा। फिर से देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, वो शुरू में कहां पर था? ओरिजिन पर था, और वो सीधे स्ट्रेट वे में चला और पॉइंट A पर पहुंचा। उसने पाथ को रिट्रेस किया, उल्टा किया और बी पर पहुंचा। मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दे रहा हूं। ये है 0 मीटर, ये है मान लो 70 मीटर, और ये है -80 मीटर। और ऐसा लिखने का आधार है, ये ओरिजिन है, ये एक्स डायरेक्शन का साइन हमने पॉजिटिव लिया है, प्लस एक्स में वैल्यू को प्लस लेंगे, माइनस एक्स में वैल्यू को माइनस लेंगे, वाई पर चला ही नहीं है। तो हमने कहा कि शुरू में वो 0 पर था, और डेलिबरेटली मैंने कहा कि उसका जो रास्ता है वो स्ट्रेट वे है, वो यहाँ से चलकर ए पर पहुंचा और ये हो गया 70 मीटर। फिर उसने पाथ को रिट्रेस किया, उल्टा चला स्ट्रेट वे में और यहाँ पहुंच गया और ये हो गया -80 मीटर। अब मैं पूछूं कि पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगी? तो देखो, सिंपल सी बात है, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम ट्रेवल्ड लेंथ ऑफ पाथ की बात करते हैं। तो पहले 0 पर था, 70 पर पहुंचा, सीधा चल रहा है, तो ये हो गया 7 मीटर। फिर वो यहाँ आएगा O पर, तो हो गया फिर 7 मीटर। फिर यहाँ आएगा 8 पर, B पर, ये हो गया 8 मीटर, नॉट -8 मीटर। माइनस इस लिखा गया है क्योंकि हम कन्वेंशनली x के पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू को प्लस लेते हैं, x की नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू को माइनस लेते हैं। तो सीधे हमें लेंथ ऑफ पाथ को मेजर करना है, तो O से A, वो O से A गया, फिर A से O आया, फिर O से B चला गया। हमें सिंपली ऐड करना है, तो O से A हो गया 7 मीटर, A से O हो गया 7 मीटर, और O से B हो गया 8 मीटर, नॉट -8 मीटर। तो दिस विल बी डिस्टेंस। ये हो जाएगा 14 + 8, 22 मीटर। 8 से 2, तो उसकी डिस्टेंस हो गई 22 मीटर। अब आओ हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा मैंने बार बताया कि हमें इतिहास नहीं जानना है, हमें इनिशियल पोजीशन देखनी है और फाइनल पोजीशन देखनी है। यहाँ पर पाथ का भी देखना जरूरी नहीं है, ये एम्फेसिस करना जरूरी है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर वो किस तरीके से चला है। हमें सिर्फ ये जानना है कि इनिशियल पोजीशन है कहाँ, फाइनल पोजीशन है कहाँ। तो इनिशियल पोजीशन है O पर, जैसा हमने बनाया था, जो 0 पर है, और वो कैसे B पर पहुंचा है हमें इससे जरा भी मतलब नहीं है कि सीधा गया, आगे पीछे आया, हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो वो B पर पहुंच गया और यहाँ पर पोजीशन है -80 मीटर। अब इनिशियल से फाइनल के बीच का मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ ले लिया, तो मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ हो गया 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया
8 मीटर। हमें डायरेक्शन बतानी होगी, तो डायरेक्शन हो जाएगा सपोज करो कि प्लस एक्स है या माइनस एक्स है, या अगर हमने इसको ईस्ट कहा तो ये हो जाएगा वेस्ट। तो डायरेक्शन हो गया वेस्ट। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे, अगर मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये वेक्टर हो गया और हो जाएगा 8 मीटर वेस्ट। 8 मीटर वेस्ट। तो ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ये डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब चलो इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, तो देखते हैं बात कहां तक समझ में आती है। सपोज दिस इज ए सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द पार्क ए टू बी, और हमने ए बी की लेंथ ले लिया है 100 मीटर। दिस इज सर्कुलर पाथ एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द पार्क। सर्कुलर पार्क है और ए बी डायमीटर है पार्क का। 3 बच्चे ए से चलते हैं बी पर पहुंचते हैं। बॉय नंबर 1 की ट्रेजेक्ट्री ये है, बॉय नंबर 2 का रास्ता ऐसे है, और बॉय नंबर 3 थोड़ा घूमकर आता है, उसका रास्ता ऐसे है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ए सर्कुलर पार्क एंड ए बी इज डायमीटर ऑफ द पार्क। 3 स्टूडेंट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, adopting different paths and they reach at point B। तो हम ये पूछ रहे हैं कि which student has traveled the maximum distance, किस बच्चे ने मैक्सिमम दूरी तय किया है। तो नाप लेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखने से बिल्कुल पता चल रहा है कि जो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई थर्ड स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस थर्ड की हो गई और मिनिमम डिस्टेंस सेकंड की हो गई, फर्स्ट की इनके बीच में होगी। अब मैं पूछ रहा हूं कि विच हैव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, 1 का, 2 का, 3 का। इसका आंसर ये होगा कि जब हमको डिस्प्लेसमेंट जानना है तो वी नीड नॉट द हिस्ट्री ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। हमें सिर्फ ये जानना है कि इनिशियली कोई बॉय कहाँ था, फाइनली कोई बॉय कहाँ है, कि बीच का मिनिमम लेंथ था पाथ। तो इनिशियली तीनों ए पर थे और फाइनली तीनों बी पर पहुंच गए। उनके बीच का मिनिमम लेंथ था पाथ यही होगा 100 मीटर। तो तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो हो जाएगी 100 मीटर। इसके लिए भी 100 मीटर, इसके लिए भी 100 मीटर, इसके लिए भी 100 मीटर, क्योंकि तीनों एक साथ इनिशियली यहाँ थे और लास्टली वो यहाँ पहुंच गए। और हमें डिस्प्लेसमेंट के केस में सिर्फ मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ की वैल्यू जाननी है जो इस ए बी डायमीटर से रिप्रेजेंट होगी। सो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया 100 मीटर। जहाँ तक डायरेक्शन की बात होगी तो डायरेक्शन हो जाएगा ए टू बी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से रिप्रेजेंट करूँ तो दिस विल बी सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और इसे प्रिसाइज में ऐसे लिखेंगे 100 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ब्रैकेट में हम लिख दिया डायरेक्शन। डायरेक्शन को किसी भी तरीके से लिखो, बात कंप्रीहेंड होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी। देखो इस टॉपिक को खत्म करने के पहले एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बेटा मैं ले रहा हूं, ये तुम्हारी बिगिनर बुक है और आपको जानना चाहिए। तो मैं इसे राइट डाउन कर रहा हूं, हम इसे डिस्कस करेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आई हैव टेकन दिस फ्रॉम एनसीईआरटी। ऑन एन open ground, on an open ground, a motorist, a motorist follows
follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter, starting from a given turn comma specify the displacement of the motorist at third, sixth and eighth turn. क्वेश्चन टाइम में पढ़ दे रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राइट डाउन करो। ऑन एन ओपन ग्राउंड a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at third, sixth and eighth turn. क्वेश्चन लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूं, बहुत आसान है। कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल वाला चलता है और हर 500 मीटर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट 60 डिग्री पर मुड़ जाता है और इसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो किसी टर्न से स्टार्ट करके हमें बताना है कि थर्ड टर्न पर, सिक्स टर्न पर और 8वें टर्न पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और मैं ऐड कर दे रहा हूं कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी। चलो, यही क्वेश्चन है। तो होपफुली मैं मिटा दूं, जगह नहीं है। तो देखो बेटा, मान लो ये मोटरिस्ट है, वो चला 500 मीटर और यहां 60 डिग्री टर्न हो गया, फिर चला 500 मीटर, यूं चला 500 मीटर और 60 डिग्री टर्न हो गया। इसी पैटर्न को वो थ्रू आउट फॉलो कर रहा है। तो देखना कि ये एंगल हो गया 120 डिग्री, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। तो अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये सारे साइड्स क्या है, इक्वल है, 500 के इक्वल है। तो हमें एक रेगुलर हेक्सागन मिलेगा जिससे साइड हो जाएगी 500 मीटर, क्योंकि हेक्सागन अगर रेगुलर है और बीच का एंगल यहाँ कितना है, 120 है। तो अगर ये 120 साइड रेगुलर है तो जो ज्योमेट्री बनती है वो हेक्सागन बनती है। तो हम पहले मैं हेक्सागन बना दे रहा हूं। तो देखो, हेक्सागन ऐसे बन गया। थोड़ा अच्छा नहीं, फिर भी बन गया ये हेक्सागन, ये बन गया। मान लो ये A B C D
ए एफ। मान लो कि कोई मोटरिस्ट ए से चला और ये 500 मीटर चला और आगे जाकर ये एंगल हो गया 60 डिग्री। फिर बी सी भी है 500 और यूं चला और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। सी डी है 500, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। यूं आगे बढ़ेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक मोटरिस्ट यूं चला, ऐसे चला। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक मोटरसाइकिल वाला 500 मीटर चला और अपने लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, 60 डिग्री पे मुड़ गया। फिर 500 मीटर चला, 60 डिग्री पे मुड़ गया। इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री एक रेगुलर हेक्सागन होगी जिससे साइड हो गई 500 मीटर। ये पूछा गया है कि तीसरे टर्न पर, छठवें टर्न पर और आठवें टर्न पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो बेटा, ये यहां से चला तो ये फर्स्ट टर्न हो गया, ये सेकंड टर्न हो गया, ये थर्ड टर्न हो गया। तो थर्ड टर्न पर जब वो पहुंचा तो ये जो लेंथ है ये इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गई। अब देखो ये बिल्कुल, ये जो लाइन है ये इसके सेंटर से जाएगी और स्ट्रेट लाइन होगी। ये रेगुलर हेक्सागन बना तो ये एंगल 60 हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, सभी 60 हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और, ये 500 मीटर है, हमें एडी चाहिए। तो जरा केयरफुली देखो, अगर मैं इसे यूं मिला देता तो प्रूफ करना है कि देखो ये जो लाइन होती है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर होती है। यानी कि अगर ये 120 है तो एंगल 60 हो गया, ये 120 है, ये एंगल 60 हो गया, तो नेचुरली 60 हो गया। तो ये आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला कि अगर ये 500 है तो अगर ये सेंटर है, वो सेंटर है, तो डिस्टेंस भी हो गई 500 मीटर, तो ये भी हो गया 500 मीटर। तो आफ्टर थर्ड टर्न, दिस इज फर्स्ट टर्न, दिस इज सेकेंड टर्न, दिस इज थर्ड टर्न, तो थर्ड टर्न के बाद जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई वो हो गई 1000 मीटर और डायरेक्शन हो गई ए टू डी। अब ए टू डी को कहने के कई रास्ते हैं, तो कहेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट वाले लाइन डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई और वैल्यू हो गई 1000 मीटर। तो थर्ड टर्न के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया 1000 मीटर। जहां तक सिक्स टर्न की बात है तो देखो, ये फर्स्ट टर्न था, सेकेंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, सिक्स था। तो सिक्स टर्न पर जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर होती है और वो यहाँ 0 हो गया। जहां तक आठवें टर्न की बात है तो ये 7 टर्न होगा, ये 8 टर्न होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल है। हम इसे दोबारा मैं राइट डाउन कर दूं। देखो ये एंगल था 120, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल हो जाएगा 30। ये पूरा 120 था तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है जिसकी वैल्यू है 1000, ये साइड है सी डी जिसकी वैल्यू है 500 मीटर। हमें ए से निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और लिखेंगे ए डी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर जो हमें जानना है प्लस सी डी स्क्वायर। ए डी हमने ऑलरेडी निकाल चुका है कि ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी नहीं पता है, यही तो निकालना है। और जहां तक सी डी की बात है ये हो गया 500 मीटर का स्क्वायर। अब आप इधर लाओगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 1000 मीटर का स्क्वायर माइनस 500 मीटर का स्क्वायर, और ए सी हो जाएगा, हम इसका रूट ले लेंगे तो ए सी हो जाएगा इसका रूट। यहां से 500 कॉमन ले लो तो 500 कॉमन ले लिया तो यह 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1
तो ये पूरी चीज हो गई 500√3 मीटर। तो 8वें टर्न के बाद ये 6वां टर्न था, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8वां। 8वें टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 500√3। √3 की वैल्यू को 1.732 लेकर हम चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमने जानबूझ से छोड़ दिया। और डायरेक्शन हो गई A to C। अब A to C को कहने के कई रास्ते हैं। कह सकते हैं कि इनिशियल डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पर उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई और वैल्यू हो गई 500√3। तो कुल मिलाकर जो 2-3 हमने एग्जाम्पल लिए हैं उसमें सिर्फ हमने यही बताने की कोशिश किया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय नेचर दोनों अलग हैं और हम कंपैरिजन सिर्फ वैल्यू के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर जानबूझ के मैंने डिस्टेंस की बात नहीं किया। डिस्टेंस अगर निकालना होता तो थर्ड टर्म डिस्टेंस हो जाती 500, 500, 500, 1500 हो जाता। छठे टर्म हो जाता है 500 × 6, 3000 हो जाता है। 8वें में हो जाता 3000 में 1000 जोड़ दिए 4000 हो जाता है। हमने सिर्फ इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात की। तो बेटा ये हो गया। अब वीडियो को क्लोज करने के पहले एक चीज को क्लियर करना जरूरी है, जो तमाम वीडियोज में कंफ्यूजिंग दिया गया है और चीजें लोग समझ नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से। कभी कभी हम बात करेंगे, जो अगले वीडियो में बात करूंगा, स्ट्रेट लाइन मोशन की मैं बात करूंगा। अब कुछ लोग स्ट्रेट लाइन मोशन को बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन और किसी प्लेन के मोशन को बोल देते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। हवा में कोई बॉडी मूव कर रही है उसे मोशन को बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। देखो ये बात बहुत जेन्युइन नहीं है। किसी मोशन को 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कहने के मायने क्या हो गए। तो एक एग्जाम्पल लो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। चलो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, शुरू में यहाँ है, बाद में यहाँ है, बाद में यहाँ है, बाद में यहाँ है। हम उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक वेरिएबल x का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ होगा तो x 10 मीटर हो गया, यहाँ पहुंचा x 15 मीटर हो गया। तो एक वेरिएबल x के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं। तो इसके मोशन को हमने बोल दिया 1 डायमेंशनल मोशन और रास्ता क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन यार केयरफुल देखो, सब कुछ ऐसे ही है। अगर हम कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ले यूं और ले लें ऐसे, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 0 हो गया। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, ये x चाहिए और ये y चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी तो स्ट्रेट लाइन ही थी। फर्स्ट केस में एक ही वेरिएबल से काम चला रहे थे, अब 2 वेरिएबल से काम चला रहे हैं, तो ये मोशन हो गया 2 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज वी आर यूजिंग 2 वेरिएबल्स। वैसे ही हम तीसरा लेते तो यही मोशन हो जाता है 3 डायमेंशनल। तो ये कहना, जो बुक्स तो नहीं कहेंगे, कुछ वीडियोज में जो अच्छे माने जाते हैं लेकिन बात सही नहीं है, ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ये ठीक नहीं होगा। कह सकते हैं कब, जब हम सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करें, लेकिन वहां हम 2 वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं। और ये कहें कि प्लेन में कोई बॉडी है तो 2 ही वेरिएबल होगी या 2 डायमेंशनल मोशन होगा, हवा में तो 3 डायमेंशनल मोशन होगा, ये कहीं कुछ भी जेन्युइन नहीं है। हम ज़्यादा क्लासिफिकेशन ऐसे करेंगे कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हम उसकी बात करेंगे, बॉडी प्लेन में चल रही है उसकी बात करेंगे, बॉडी 3 डायमेंशनल हवा में चल रही है उसकी बात करेंगे। तो ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से हम बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन की और कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं लूंगा जो हर मोशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं, आप सबसे विनती है कि आप थोड़ा करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेटा महादेव।